सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ड्रैग फोर्स। एक नया वर्ड हो गया, डरना नहीं है। ड्रैग फोर्स को आज हम पानी की तरह समझेंगे, क्या होता है ड्रैग फोर्स, और इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे भी। और पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें। तो चलो बिना देर के हुए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं ड्रैग फोर्स क्या होता है। तो देखो, आज तक हमने पढ़ा है अगर कोई ट्रॉली जमीन पे रखी हुई है और उसे तुम खींच रहे हो तो सरफेस के द्वारा उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि सरफेस क्या है, सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स फ्रिक्शन लगाते हैं अपोजिट दिशा में, उसे मूव करने से रोकते हैं। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम धकेल रहे होते हैं तब भी उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होता है। फ्रिक्शन की बात कहीं और करते हैं। मान के चलो कोई तैराक किसी स्विमिंग पूल में तैर रहा हो, अब तुम बताना क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा? या फिर कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हो, तब क्या उसे फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर तो तुम देख भी नहीं पा रहे हो कि फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, तुम फील नहीं कर पा रहे हो। पर उस तैराक से पूछो जो तैर रहा है, क्या उसे सामने से वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है? क्योंकि उसे सारा कुछ झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, तो उसे एक अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, जो कि काफी डिफिकल्ट है। ठीक बात अगर हम प्लेन की करते हैं तो प्लेन को भी एक फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, हम देखते हैं कि ना सिर्फ सॉलिड बल्कि लिक्विड और गैसेज भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। और ये लिक्विड और गैसेस को हमने एक कैटेगरी में डाला है और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड दैट कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो करती है तो हम इसे फ्लूइड कहते हैं, और इसमें लिक्विड और गैसेज आते हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पार्टिकल सबसे ज्यादा है। पर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड से कम होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लिक्विड में फ्रिक्शन सॉलिड की अपेक्षा कम लगती है। गैसेस की बात करें तो गैसेज में और पार्टिकल्स कम होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी और कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन और घट जाता है। तो अगर मुझे ऐसे बनाना हो, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय सॉलिड इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय लिक्विड, एंड फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय लिक्विड इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय गैसेज। समझ में आया? ये हमेशा याद रखना, राइट? तो ड्रैग फोर्स है क्या? व्हाट इज ड्रैग फोर्स? इट इज एक्चुअली फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड। जो आपको लिक्विड में झेलना पड़ रहा है फ्रिक्शन, गैसेज में झेलना पड़ रहा है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ड्रैग फोर्स कहलाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना, इसे ध्यान से देखना कि हम जब फ्रिक्शन इन सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ना ही बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, ना ही साइज पे, और ना ही वेलोसिटी पे। यहाँ एक चीज नोट कर लेना, फ्रिक्शनल फोर्स किस केस में, सॉलिड के केस में किस पे नहीं डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो है तुम्हारे शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरी चीज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दो चीजों पे नहीं डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। मान के चलो मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, चल रहा हूं, तो मेरे ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस के द्वारा। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं ना, मैं दौड़ना भी शुरू कर देता हूं, तब भी मेरे ऊपर उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा कुछ शेप एंड साइज है, अगर मुझसे कोई मोटा इंसान दौड़ना शुरू कर दे तब भी उसके ऊपर जितना उसका वेट है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। शेप और साइज पे फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता है, किस केस में, सॉलिड के केस में। पर जैसे ही हम लिक्विड और गैसेज के केस में बात करते हैं तो यस, फ्रिक्शनल फोर्स डज डिपेंड अपॉन, क्या लिखेंगे, डज मतलब डिपेंड करता है। किन चीजों पे डिपेंड करता है, डज डिपेंड अपॉन, किन चीजों पर लिखना है यहाँ पे, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, और दूसरा वेलोसिटी। अगर कोई विमान, एरोप्लेन ज्यादा रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसे ज्यादा ड्रैग फोर्स झेलने को मिलेगा। ड्रैग फोर्स क्या है, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड, कह सकते हो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय गैसेज। गैसेज के द्वारा जो फ्रिक्शन लग रहा है उसी को ड्रैग फोर्स कहेंगे, और वो ज्यादा देखने को मिलेगा, प्लेन को ज्यादा झेलना पड़ेगा अगर वो रफ्तार तेज करता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स। उसी तरह से एक स्विमिंग पूल में अगर तैराक ज्यादा प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, धकेलना चाहता है खुद को, तो जितनी तेजी से वो आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स उसे महसूस होगा स्विमिंग पूल में। समझ में आया ड्रैग फोर्स
क्या होता है, आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। पहले डिसएडवांटेज पे चलते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है ना फ्रिक्शन का, वो है हीट होना। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे दो पाम हैं, अगर मैं इसको ऐसे से करूँ तो ये देखो फ्रिक्शन का एग्जांपल है, तुम भी कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे ना तो हीट पैदा होगी, तुम्हारी हथेली गर्म सी हो जाएगी। तो सोचो हथेली गर्म हो रही है तो क्या मशीन्स गर्म नहीं होते होंगे? फैक्ट्रीज में जब हम काम करते हैं, जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स जब काम करते हैं तो देखो उस तरह का टूल होता है, इस तरह का टूल, जिसमें वो कुछ काटते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को काटते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऐसे करना है, काटना है, थोड़ा सा ये वाला चीज़ काटना है, तो ये जो टूल होगा ये ऐसे लगा दिया जाएगा और ये क्या करेगा ना, ये वाली जो सिलेंडर है, ऐसे ऐसे सिलेंडर मान के चलो, ये घूमती है। ये क्या करती है? घूमती है, ऐसे ऐसे नचेगी 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 इस तरह से। और जैसे ही टूल यहाँ पे लेके जाओगे ये छिलती चली जाएगी, छिलती चली जाएगी। जो एक्सेस मटेरियल है ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा। एक्सेस मटेरियल जो यहाँ पर का है वो कट ना गया तो वो धूल बन के उड़ेगा, उड़ेगा ना। साथ साथ क्या होगा, एक तो धूल बन के उड़ रही है जिससे आंखों में वो जा सकती है, और आंखों में ये मेटल चला जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, ऑपरेशन करानी पड़ सकती है, अंधा भी हो सकता है कोई इंसान, इसलिए गॉगल्स लगाते हैं वो। दूसरी चीज़, अगर इतने देर तक ये दोनों टच में रहेंगे तो फ्रिक्शन हो रहा है, रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है ना। ये अस्थिर है पर ये तो घूम रही है, ये अस्थिर है और ये घूम रही है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा। और जब ये हीट प्रोड्यूस होगा तो बताओ मेटल जो होंगे उस हीट पे थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आ सकती है, इसमें थोड़ा सा इसका शेप बदल सकता है, बदलेगा ना। हो सकता है जितना काटने का था उससे ज़्यादा कट गया। ये भी हो सकता है कि अगर हीट ज़्यादा पैदा होने लगे तो ये टूल भी टूट सकता है। ये जो टूल तुम यूज कर रहे हो ये टूट सकता है। ये टूल महंगा आता है, ये टूल टूट सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हो रहा है जिसके कारण हीट हो रहा है। दूसरी, धूल पार्टिकल्स जो है ये आंखों में जा सकती है, तो ये एक फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज शायद कॉमन सा है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम इससे बच सकते हो। जैसे तुम अपने कपड़े पहनते हो, कपड़े तुम डेली पहनते हो पर तुम्हें पता नहीं चलता है कि वो कपड़ा धीरे धीरे पतला होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब उसे पहनते हैं तो हमारे स्किन से वो टच होता है, फ्रिक्शन होता है। हमारी स्किन थोड़ी ना घूम रही है, हमारी स्किन तो ऐसे स्थिर है। अब हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा उसके ऊपर ऐसे हो जाता है, इस तरह से खींचता है, तो ये स्थिर है और कपड़ा खींच रहा है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, तो कपड़ा धीरे धीरे गीला होता है। गीला मतलब कि कपड़ा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चला जाता है, उसकी हालत बदतर होते जाती है। चप्पल की बात करते हैं, स्लीपर्स जो आप पहनते हो वो भी धीरे धीरे उसकी जो सोल होती है वो घिसते चली जाती है, पतली होते चली जाती है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, फ्रिक्शन से वियर एंड टीयर होता है। फ्रिक्शन से वियर एंड टीयर होता है। अगर तुम्हें एक फर्श दे दी जाए, चिकनी फर्श, उस पर तुम चप्पल पहन के चलो, शायद तुम्हारा चप्पल 5 साल चल जाए, पर वहीं पे कोई ख़राब सड़क पे तुम चप्पल पहन के चलोगे ना और पूरे लंबे समय तक तुम्हें ऐसा ही करना पड़े तो तुम्हारी सोल घिस जाएगी उस 5 साल में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा था, यहाँ फ्रिक्शन कम था। तो फ्रिक्शन काउजेज वियर एंड टीयर, मतलब कि चीज़ें घिस सी जाती हैं, घस जाती हैं। यहाँ पे टूल भी क्या होंगी, घस जाएंगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी लाइफ जो 5 साल थी इस टूल की, हो सकता है ये 3 ही साल चले, क्योंकि ये घिस सी गई है। चाकू होता है ना, उसके जो एज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, मतलब उतनी धार उनमें नहीं रहती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं पत्थर पर ताकि वो तेज हो जाए। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के, पर एडवांटेज भी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ियां नहीं चल पाएगी रोड पे, हम सड़क पे नहीं चल पाएंगे, राइट। कई चीज़ें फ्रिक्शन के कारण ही है। ये जो दुनिया है इसमें जो भी कुछ हो रहा है, ये जो मोबाइल स्टैंड पे टिकी हुई है ये भी फ्रिक्शन के कारण है। मेरे हाथ में जो ये मार्कर है ये भी फ्रिक्शन के कारण है, तो स्लिप होकर गिर जाना चाहिए था। तो फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी तुम किताबों में पढ़ोगे। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे कि आखिर इस फ्रिक्शन को जहाँ पे हमारे लिए ये मुसीबतें ला रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन दोस्त भी है और दुश्मन भी है, इसलिए इसे फ्रेनेमी कहा गया है। फ्रेनेमी मतलब फ्रेंड प्लस एनिमी। तो इसको हम कम कैसे करें जहाँ पे हमें तकलीफ दे रही है। तो कुछ 3 तरीके हैं जिससे मैं इसे कम कर सकता हूँ। पहली बात, यहाँ पे अगर कोई हम लुब्रिकेंट डाल दें, कोई लुब्रिकेंट क्या होता है सर, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो समझाता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं। पहले जो पहला मेथड है आपका, लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करोगे इसका। अब देखो यहाँ पे जो टूल है इसको घस रही है, ये घूम रहा है सिलेंडर, पर इसके घसने के कारण धूल भी पैदा हो रही है, मतलब कंकड़, इसके जो कण हैं वो बिखर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये इसकी लाइफ कम जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ऑयल ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप करेंगे। इससे क्या होगा,
पहले हीट भी तो बन रही थी, हीट बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही ऑयल आ जाएगा तो इसके सरफेस के बीच में थोड़ा सा ऑयल भी तो है अब, जो क्या करेगा, इस हीट को कम करेगा। तो अब क्या होगी, यहाँ पे हीट भी कम होगा, हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पहले कण बिखर रहे थे वो कण अब नहीं बिखरेंगे क्योंकि वो गीले पड़ जाएंगे, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। एक चीज़ ये फायदा हो गया। तीसरी चीज़, टूल की लाइफ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टूल अब लंबे समय तक के लिए चलेगा। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखना, जब तुम्हारी साइकिल ख़राब हो जाती थी पहले, या फिर अभी भी जब ख़राब हो जाती है, तब तुम क्या करते हो, ऑयल डालते हो, उसके जो स्पोक्स होते हैं वहाँ पर ऑयल डालते हो जहाँ जहाँ पे तुम्हें ज़रूरी लगता है, ताकि वो फ्री वर्क कर पाए। क्यों? क्योंकि उससे फ्रिक्शन कम जाएगा और वो स्मूथ वर्क करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग, अब देखो इसका शेप कैसा होता है, तुम्हारे साइकिल में होगा ये, या फिर जब स्पिनर तुम खरीदते थे और उसे नचाते थे अपने फिंगर पे स्पिनर, तो उसमें होता क्या था, उसमें देखो ऐसे होता था, इस तरह से होते हैं, ऐसे सजे होते हैं, इस तरह से, इस तरह। ये छोटे छोटे जो है ना, ये छोटे छोटे को ही, छोटे छोटे मोतियों को हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। ऐसे ये जो है, इसमें ग्रीजिंग की जाती है, लुब्रिकेशन किया जाता है और ये नाचते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम जाती है। अगर ये नहीं होता तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता। इसलिए कभी कभी तुम्हारी साइकिल ख़राब हो जाती है, बहुत हार्ड चल रही है, दुकान के पास जाते हो, दुकान वाला क्या करता है, ऐसे गोलियाँ इसको निकाल देता है, क्योंकि ये ख़राब पड़ गई होंगी, घिस गई होंगी, इसको निकाल के नई लगा देता है और ग्रीजिंग कर देता है, फिर मस्त साइकिल चलती है। तो ये तुम्हारी बॉल बेयरिंग होगी जो फ्रिक्शन कम कर देगी। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है स्ट्रीमलाइन शेप। अब आता है ड्रैग फोर्स का, ड्रैग फोर्स का क्या कह सकते हैं, मैटर, स्ट्रीमलाइन शेप। ड्रैग फोर्स का सब्जेक्ट आ गया है बाबू। अब ध्यान देना, मैंने कहा था ना कि ड्रैग फोर्स में क्या होगा, पानी में बात करो या फिर आसमान में बात करो, ये दोनों फ्लूइड हैं, गैसेज हैं या फिर लिक्विड हैं, यहाँ ड्रैग फोर्स लगता है, वहाँ लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स पानी और हवा में जो गैसेज हैं उसमें शेप और साइज पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो हम किस तरह का शेप रखें कि कम से कम ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़े। कम से कम ड्रैग फोर्स का सामना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, होगा ना। या हम ऐसे देख सकते हैं, अगर हम ऐसे शिप को करें, इस तरह से करें, जो पानी का जहाज होता है, देखना पानी का जहाज किस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से, ऐसे। तो ये लहरें आई, ऐसे काटती हुई चली गई, इधर से लहरें आई, उधर चली गई काटते हुए, राइट। ये आगे बढ़ते रहेगा, लहर कटती रहेंगी, कटती रहेंगे, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो तो ड्रैग फोर्स कम हुआ कि नहीं, ड्रैग फोर्स कम गया ना। पर अगर यहीं पे ये नाव ऐसी रहती, आगे में कुछ इस तरह का रहता, इसका आगे में ऐसा फेस रहता, तब ज़्यादा ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगता, ज़्यादा लगता, जो कि दिक्कत हो जाती। क्योंकि अगर तुम्हें स्पीड भी चलनी है तो सिंपल सा टेक्निक है कि तुम जितना स्पीड जाओगे ना लिक्विड में या फिर गैस में, उतना ही ड्रैग फोर्स लगेगा। तो मुझे शेप पे ध्यान देना पड़ेगा। जो हवाई जहाज़ भी होती है वो कैसी होती है, हवाई जहाज़ भी ऐसे होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती, राइट। यहाँ पे ये नुकीली होती है ऐसे। फाइटर प्लेन्स भी यहाँ पे नुकीली होती हैं, क्यों? क्योंकि वो गैसेज का जो ड्रैग फोर्स है उसको काटना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाए। तो आपने सारा कुछ पढ़ लिया। कुछ विशेष बात, मैथ्स की वीडियोस लगातार देखो आ रही हैं, मैथ्स में कई चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तुम फिजिक्स की प्लेलिस्ट के साथ साथ मैथ्स की प्लेलिस्ट भी जाके देखो, सारे वीडियोस मैथ्स की देखो। बहुत ही आराम से बताया गया है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, सारे क्वेश्चंस उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और मैथ्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैथ्स की वीडियोस जरूर देखना, फिजिक्स की भी वीडियोस देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आज के लिए धन्यवाद।